आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिस पर हमने एमपी बोर्ड की वासंती और एमपी बोर्ड की नवनीत के संपूर्ण अभ्यासकार को पिछली वीडियो में देखा। तो आज से एक नया विषय शुरू करते हैं जो हिंदी का ही है, जिसे सहायक वाचन कहते हैं, जो एमपी बोर्ड का है। तो आज से इस वीडियो के माध्यम से एमपी बोर्ड क्लास 10th स्पेशल हिंदी सहायक वाचन का पाठ 1 लोक संस्कृति की स्मृति रेखाएं, जो नर्मदा के बारे में है। यह एक यात्रा वृत्तांत है और डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे द्वारा लिखा गया है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस नए पाठ के अभ्यासकार को। शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, अमरकंटक पहुंचने के लिए लेखक द्वारा बनाए गए मार्ग की रूपरेखा लिखिए। उत्तर है, अमरकंटक पहुंचने के लिए लेखक ने कटनी और बिलासपुर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के पेंड्रा रोड स्टेशन पर प्रातःकाल अपनी आंखें खोली। पेंड्रा रोड से लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा बस से द्वारा करनी थी। रात का गहन अंधकार हमारे चारों ओर था। हमारी जीप पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़ रही थी। चारों ओर वृक्ष थे। ये वृक्ष हवा के कारण तेजी से हिल रहे थे। ठंड के दिन थे। ठंडी हवाएं हमारे शरीर को छू रही थीं। इस प्रकार पहले रेल से, फिर बस से और फिर जीप के द्वारा हमने अमरकंटक मार्ग तय किया। इस प्रकार ऊंची नीची पहाड़ियों और चट्टानों को पार करते हुए हम अमरकंटक पहुँचे। अगला प्रश्न है, कपिलधारा नामकरण से लेखक ने कपिलधारा को किस तरह व्याख्यायित किया है। उत्तर है, कहा जाता है कि कभी इस स्थान पर कपिल मुनि ने तपस्या की थी। अमरकंटक तपस्या का स्थान है। यहाँ बैठकर न जाने कितने मुनियों ने तपस्या की थी। इस तथ्य को सत्य मानते हुए लेखक ने यह माना है कि कपिल मुनि ने यहीं पर तपस्या की थी। नर्मदा की क्षीण धारा जब उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर पाती, तब वह कपिलधारा के रूप में पर्वतों पर खड़ी ऊंचाई से कूदती है। तब नर्मदा स्फटिक जैसी सफेदी में प्रकट होती है। अतः कपिलधारा का नाम लेखक को बार बार कपिला गाय से जोड़ रहा है। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कपिलधारा का नामकरण कपिला गाय की सफेदी के आधार पर ही किया गया है, क्योंकि नर्मदा का जलप्रपात अपनी आकृति व रंग रूप में एकदम कपिला गाय की भांति सफ़ेद दिखाई देता है। इसी जलप्रपात के नीचे की ओर एक अन्य छोटा प्रपात है। यह प्रपात लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है। इसे दूधधारा का नाम दिया गया है। इन नामकरणों के पीछे वास्तव में गाय का रूपक ही है। कपिलधारा के रूप में जब नर्मदा नीचे की ओर जाती है, तब भूमि पर पड़ी बड़ी चट्टानों की छाती पिचक जाती है। अंत में लेखक ने यही निष्कर्ष निकाला है कि कपिला गाय एवं कपिल मुनि की तपस्या के आधार पर कपिलधारा को व्याख्यापित किया गया है। अगला प्रश्न है, मधु छत्रों का वर्णन करते हुए लेखक ने मधु को प्राप्त करने की क्या विधि बतलाई है। उत्तर है, मधु छत्रों का वर्णन करते हुए लेखक ने कहा है कि अमरकंटक के घने जंगलों के मध्य मधु छत्रों का निवास है। अमरकंटक अपने बीहड़ों में एक अनोखा मधुचरित करता है। इसे प्राप्त करने के लिए ऊंची नीची पहाड़ियों को पार करके चट्टानों में लटक के मधु छत्रों से मधु प्राप्त किया जा सकता है। मधु में
दो तत्व विद्यमान हैं, भय और हर्ष। भय मधुमक्खियों के काटने का, हर्ष मधु को प्राप्त करने का। मधु को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम भय को त्याग दें। भय रहित होकर ही मधु का पान हर्ष के साथ किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कुआं पर पनिहारने क्या कर रही थी? वे किसके गीत गा रही थी? उत्तर है, कुआं पर पनिहारने पानी भर रही थी। वे नर्मदा माई के गीत गा रही थी। अगला प्रश्न है, पुराणों में नर्मदा की उत्पत्ति का वर्णन किस तरह किया गया है? उत्तर है, पुराणों में नर्मदा की उत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार है। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा जिस ऊंचाई से अपना आकार ग्रहण करती है उसकी कोई भी निर्धारित सीमा नहीं है, लेकिन नर्मदा बहुत शांत नदी है और शांति से विस्तार लेती है। पुराणों में कहा गया है कि नर्मदा नदी का जन्म शंकर जी के श्रम सीकर से हुआ, अर्थात पसीनों की बूंदों से हुआ। शंकर जी के मस्तक पर जो श्रम के कारण पसीने की बूंदें थीं, उसी से नर्मदा नदी का रूप लिया। ऐसा भी कहा जाता है कि आदि पुरुष से श्रम सीकरों से भी नर्मदा नदी का विस्तार संभव है। गोंडवाना की इस आदि भूमि पर करोड़ों वर्ष पूर्व नर्मदा का अस्तित्व था। इसी कारण इस नदी को सनातन नदी भी कहा जाता है, ऐसा पुराणों में उल्लेख है। अगला प्रश्न है, नर्मदा और सोन से संबंधित लोक कथा लिखिए। उत्तर है, नर्मदा और सोन के विषय में इस प्रकार की लोक कथा प्रचलित है। ये लोक कथाएँ इतिहास के अमृत कुंड हैं। ये धाराएँ इतिहास की हैं और अनेक रूपों में उठती हैं। नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई, लेकिन कुछ भूत भौतिक परिवर्तन के कारण लोगों ने इसे कथा रूप दे दिया। संसार में ऐसा प्रचलित है कि सोन और नर्मदा की प्रणय कथा मिथकीय सृष्टि है। यह कथा अमरकंटक में ही जन्म लेती है। महाभारत में भी इस तथ्य की चर्चा है। ऐसा कहा जाता है, जो व्यक्ति शूर और ज्योतिरथ्या नदी के संगम पर तर्पण करते हैं, वे अपने देवताओं और पितरों को प्रसन्न करते हैं। सोन नदी अपने उद्गम से सैकड़ों फुट ऊंचाई से गिरती है। इसके विपरीत नर्मदा नदी उत्स कुंड से निकलकर शांत भाव से बहती है। नर्मदा की क्षीण धारा कपिल धारा के रूप में ऊंची पहाड़ियों से कूदती हुई श्वेत जलधारा के रूप में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, माई की बगिया का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, माई की बगिया नर्मदा के उत्स कुंड से थोड़ा ऊपर है। माई की बगिया पहाड़ी ढलान पर है। यह बगिया पहाड़ी को काटकर बनाई गई है। यहाँ एक जलधारा भी प्रवाहित होती है। यहाँ पर अनेक मंदिर हैं। बगीचे का रूप सुव्यवस्थित नहीं है। यहाँ गुलाबकावली के फूल खिले हैं। माई की बगिया ऐतिहासिक तथ्यों की ओर संकेत करती है। एक बात बहुत आश्चर्य है, माई तो नर्मदा नदी ही है। नर्मदा बचपन में अपने सखियों के साथ खेलने आती थी। वे नाराज होकर पश्चिम की ओर गतिशील हो गईं। तब उनकी सहेलियां उनके वियोग में गुलाबकावली बन गईं। यह एक सुंदर और मनोहर स्थान है। यहाँ फूलों की एक विशेष प्रकार की दवा बनाई जाती है। यह दवा आंखों को ठंडक पहुँचाती है और नेत्रों को निरोगी बनाती है। अगला प्रश्न है, विपरीत से विपरीत को पार करने की ताकत हमें अमरकंटक से निकलने वाली एक सीधी सादी नदी ने अपने वेगवान आचरण से दी। इस कथन को से लेखक का क्या आशय है, लिखिए। उत्तर है, लेखक का कथन से आशय है कि अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा नदी यद्यपि बहुत ही सरल और शांत प्रवृत्ति की है, यह नदी एक प्रकार की नवीन जीवन प्रदान करने वाली है। लेखक ने इस नदी से अपनापन प्रकट करने का प्रयास करते हुए कहा है कि
जिस प्रकार नर्मदा नदी विषम परिस्थितियों में भी शांत भाव से अडिग रहकर बहती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को विषम परिस्थितियों में भी शांत और नर्मदा नदी की भांति जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेखक के कथन का अभिप्राय है कि यह शांत नर्मदा ऊंची नीची पहाड़ियों और चट्टानों से निकलती हुई निरंतर बहती रहती है और पत्थरों को भी झुका देती है। इसी प्रकार मानव को भी विषम परिस्थितियों में निर्भीकता पूर्वक निरंतर नर्मदा की भांति गतिशील रहना चाहिए। वास्तव में लेखक ने मानव को नदी की भांति जीवन में बढ़ने की प्रेरणा दी है। वैसे ही किसी ने उचित ही कहा है, गति ही जीवन है, रुकना ही मृत्यु है। अगला प्रश्न है, सोन और नर्मदा का जल प्रवाह किन दिशाओं में है? उत्तर है, सोन अपने उद्गम के साथ ही सैकड़ों फुट ऊंचाई से नीचे गिरती है, जबकि नर्मदा उत्स कुंड से निकलकर एकदम शांत और सूक्ष्म रूप में बहती है। अगला प्रश्न है बहुविकल्पीय, इसमें से सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला प्रश्न है, माई की बगिया किस स्थान पर है? उत्तर है नर्मदा से ऊपर। अगला प्रश्न है, कपिल धारा का नाम किस तपस्वी के नाम पर रखा गया? उत्तर है कपिल मुनि। अगला प्रश्न है, नर्मदा जिस स्थान से अपना स्थान ग्रहण करती है वह किस आराध्य का पवित्र स्थान है? उत्तर है शंकर का। अगला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है, अमरकंटक ही नहीं नर्मदा तो पूरे देश में माई है। अगला खाली स्थान है, जब जलप्रपात नीचे गिरता है तो वह अपने रंग में गाय जैसा दिखता है। अगला है, अमरकंटक ऐसा ही मधु क्षरित करता है। अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता तो नर्मदा है। नर्मदा के उत्स कुंड से थोड़ा सा ऊपर चलने पर माई की बगिया है। माई की बगिया में गुलाब काबली के फूल खिलते हैं। सत्यासत्य चुनिए। नर्मदा नदी विश्व की यदि संस्कृति को अपने गर्भ में छिपाए हुए है। सत्य। लोक कथाएं इतिहास का अमृत कुंड हैं। सत्य। अमरकंटक को स्मृतियों की भूमि नहीं कहा जा सकता। असत्य। माई की बगिया पहाड़ी ढलान पर है। सत्य। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल नासिक है। असत्य। सही जोड़ी मिलाइए। देवादिदेव शंकर, तो इसका उत्तर है खा नंबर आदि पुरुष। शंकर तो कपूर गौरम तब हुए जब वे हिमालय गा नंबर शिखर पर आरूढ़ हुए थे। नर्मदा का नंबर अमरकंटक। एक शब्द में उत्तर दीजिए। नर्मदा को जन्म देने वाले कौन थे? शंकर। जो अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं वे क्या करते हैं? अग्निष्टोम यज्ञ करते हैं। तीसरा है, अमरकंटक अपनी विहड़ता में क्या क्षरित करता है? उत्तर है मधु। तो देखा हमने सहायक वाचन के इस अभ्यासकार को एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। आगे की वीडियो को लेके आएंगे आगे के पार्ट के साथ। तो सब्सक्राइब कर लिए चैनल को और आगे की वीडियो देखिए इसी चैनल पर। धन्यवाद।